डियर स्टूडेंट्स, सानमेड को ज्ञानेंद्र स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने इन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस बात को ज़रा चेक करते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग कैसे होती है। ठीक, एक्चुअली छोटा सा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर लगभग 2.5 मीटर लंबा डीएनए पड़ा होता है। ठीक, क्योंकि हम लोगों के अंदर करीब जो है हम लोगों की सेल के अंदर इतने सारे बेस पेयर्स होते हैं। तो अब इनको जो है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इनको 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से अगर गुणा करोगे तो आपको 2.2 मीटर मिलेगा। ठीक, ई कोलाई के अंदर इतने मिलीमीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ई कोलाई के अंदर, लेकिन हम लोगों में लगभग 2.5 मीटर होता है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए। अब इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए रहता कैसे है, तो ये रहता है भाई न्यूक्लियोसोम की मदद से। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियोसोम जो है वो कैसे हेल्प करता है, तो आपको आंसर देना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए मटेरियल। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो ईएम पिक्चर जो देखने को मिलती है, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब ये कि एक धागा है और इसके ऊपर इस तरीके से गांठें लगी हैं। ठीक, तो इसीलिए कहा गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब ये बनता कैसा है, डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटीन होती हैं ये होती हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, तो जो डीएनए है ये हिस्टोन ऑक्टामेर बनता है, इसमें 8 प्रोटीन होती हैं। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं और इनके चारों तरफ से डीएनए क्या होता है, रैप्ड हो जाता है। ठीक, मतलब ये चारों ओर घेर लेता है। इस तरीके से जब पिक्चर में देखोगे तो इस तरीके से आपको क्या है, ऐसा लग रहा है कि धागे के ऊपर गांठें गांठें हैं। ठीक, तो इससे क्या बनता है बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर बनता है हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। और जो इसके ऊपर जब डीएनए लिपट जाता है तो उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं और इसी को फाइनली हम क्रोमैटिन कह देते हैं। क्लियर। तो ये कहानी आपको पूरी देखने को मिलती है हम लोगों की सेल्स के अंदर, मेमेलियन सेल्स या फिर एनिमल सेल्स में। ठीक, बैक्टीरिया में थोड़ी कहानी डिफरेंट होती है। तो ये पूरा हो गया कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए मटेरियल कैसे होता है। तो आपको सिर्फ न्यूक्लियोसोम पे फोकस करना है, कितनी प्रोटीन होती हैं, कौन सा ऑक्टामर बनता है, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कितना लंबा मीटर डीएनए होता है। इसके बाद आ जाओ, एक बात और रह गई, ये क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कुछ लूजली पैक्ड प्रोटीन होती हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, सॉरी, कुछ लूजली पैक्ड डीएनए मटेरियल होता है उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, एनएचसी फुल फॉर्म है, कभी पूछ सकता है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल डेंसली पैक्ड होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल लूजली पैक्ड है उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं और जो डेंसली पैक्ड होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। तो ये याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मिशर ने एक टर्म दिया था न्यूक्लिन, यही हर बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, कि मिशर ने कौन सा शब्द दिया था, तो आपको याद करना है न्यूक्लिन शब्द दिया था। ये वही है जो मेंडल ने फैक्टर कह के छोड़ दिया था। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो डीएनए है वो क्या है, एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। 1926 में ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक, इसके बाद मॉर्गन ने भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, आपको याद है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है 1928 में ग्रिफिथ ने दिया। किसने दिया, ग्रिफिथ ने। तो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इससे थोड़ा प्रूव होता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है। कैसे, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, याद रखना है, जिसका नाम न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, एक एस स्ट्रेन लिया, एक आर स्ट्रेन लिया। तो जो एस स्ट्रेन था वो स्मूथ वाला है और जो आर वाला है वो रफ वाला है। ठीक, इन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, माइस लिया, इस एस स्ट्रेन चूहे के अंदर इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, तो माइस क्या हो गया, मर गया। आर स्ट्रेन इन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, जिंदा रहा। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर हम इस स्ट्रेन को मार देते हैं फिर चूहे में हम जो है इंजेक्ट करते हैं तो चूहा जिंदा है। फिर इन्होंने कहा कि इस स्ट्रेन को मार दो लेकिन आर स्ट्रेन को जिंदा रहो और दोनों का घोल बना के चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दो तो चूहा मर जाता है। तो इन्होंने कहा यार कुछ ऐसी बात रही होगी जो ट्रांसफ़र हो गई, क्या एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफ़र हो गया। ये बात किसने बताई, ग्रिफिथ ने। लेकिन ये नहीं बता पाए कि व्हाट इज दिस, क्या ट्रांसफ़र हुआ, ये नहीं बता पाए।
ठीक है। होता क्या है, ये स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर पॉलीसैकेराइड की एक चेन होती है, लेयर होती है। तो पॉलीसैकेराइड की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसके ऊपर, एस स्ट्रेन्स के ऊपर। ठीक, तो हुआ क्या, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ होगा स्मूथ पॉलीसैकेराइड चेन वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफ़र किए गए होंगे, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र किया होगा, तो इसीलिए नाम किए दिया इन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसके बाद आ जाओ, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक, ये दिया था एवरी मैक्लोइड मैकार्टी। ये याद रखना, 11 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 1933 से लेकर के 1944 तक। ठीक, इतने साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद इन्होंने प्रूफ कर दिया। इन्होंने कहा कि बेसिक सेल में प्रोटीन होती है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, आरएनए होता है और डीएनए होता है। ठीक, तो इन्होंने कहा प्रोटीन को गला दो, कार्बोहाइड्रेट को गला दो, आरएनए को गला दो, अब जो बचेगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इन्होंने डीएनए नहीं लगाया। ठीक, फिर से वही सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्रूफ किए जिस तरीके से उन्होंने ग्रिफिथ ने किए थे। ठीक, तो इन्होंने उसके बाद भी उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको ट्रांसफ़र जब किया, उसी तरीके से जैसे हीट किल्ड और लाइव रफ वाला जो था उसके अंदर, तब भी चूहे की डेथ हो गई। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ, अब ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, इन्होंने केमिकल लगा के प्रोटीन डाइजेस्ट कर दी, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर दिया और आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब डीएनए ट्रांसफ़र हुआ होगा रफ के अंदर और वो जाके चूहे को मार दिया होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से क्लियर हो गया कि डीएनए में भी इज ए क्या, एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनएएस लिखा हो तो आप ये मान के चलो कि खूब सारे डीएनए हैं। अगर डीएन स्मॉल ए एस ई लिखा हो तो आप ये मान के चलो कि डीएनएज एंजाइम है। ठीक है, जैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेजेज और आरएनए के लिए आरएनएजेज। ठीक है, तो या राइबोजाइम एंजाइम ये सब होते हैं। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये बात क्लियर हो गई। अनइक्विवोकल प्रूफ दिया हर्से चेस ने 1952 में, हर्से और चेस ने। इन्होंने कहा कि भाई हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन्होंने कहा कौन कौन से, इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि यार एक बैक्टीरिया दे दो जिसका नाम इकोलाई है और उसको हम रेडियो एक्टिव फेजेस में चेक कर लेंगे। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल्ड जो है फास्फोरस ली और बैक्टीरियोफाज एक वायरस ले लिया, और रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया इन्होंने। ठीक, तो फास्फोरस कहाँ होती है, ध्यान रखना, डीएनए में, और सल्फर कहाँ होती है, प्रोटीन में। ठीक, तो सल्फर प्रोटीन में और डीएनए में क्या होता है बेटा, फास्फोरस होता है। तो अगर जो है डीएनए, अगर जो है रेडियो एक्टिव फास्फोरस ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और अगर प्रोटीन ट्रांसफर हो रही है तो वही जेनेटिक मटेरियल होगी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराई, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, और इसके बाद इन्होंने स्ट्रेन देखा जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ देखने को मिला। कौन सा ट्रांसफर्ड, फास्फोरस वाला। तो डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, और ये बात कन्फर्म हो गई कि डीएनए इज ए एक अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई किससे, हर्से चेस के एक्सपेरिमेंट से। अब एक जेनेटिक मटेरियल की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक आइसोलेटेड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बेहतरीन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इन्होंने कहा जेनेटिक मटेरियल इज ए डीएनए, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो फॉलो होने चाहिए। कौन कौन से, जेनेटिक मटेरियल जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन हो सके। तो भाई आज हम लोग जानते हैं कि रेप्लिकेशन होता है, ये बात बहुत पहले बताई थी 1952 में। और जो जेनेटिक मटेरियल वो स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं फटाफट रिएक्शन करता चला जाए। ठीक है, इसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा स्लो चेंज होना चाहिए, ताकि क्या हो, इवोल्यूशन हो, म्यूटेशन नहीं इवोल्यूशन हो। इसी तरीके से एक बात और बताई, सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंडल के नियम को फॉलो करना चाहिए भाई। सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंडल के नियमों को फॉलो करना चाहिए, ये बात बताई किसने, इन साइंटिस्टों ने। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए वर्ल्ड की बात कर लो भाई, डीएनए और आरएनए वायरसेस, दोनों में भाई बनाम बनाम करा लो। तो इसका मतलब ये है कि डिबेट का कोई मतलब नहीं है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ
ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो ए न्यूक्लिक एसिड। टोबैको मोज़ेक में मिलेगा आपको, क्यूबी बैक्टीरियोफाज में मिलेगा, एचआईवी में मिलेगा। लेकिन जो है हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर चेंज बहुत हो रहे हैं, ठीक। और जब चेंजेस होंगे तो वो बहुत जल्दी म्यूटेट होगा और जल्दी वेरिएशंस आएंगे, और जल्दी वेरिएशंस आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, दिक्कत होगी भाई। किसमें? स्टेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट में, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है। अलग अलग सारे ऑर्गेनिज्म फटाफट बनते चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आरएनए वर्ल्ड पे भाई। अभी हमने बात की थी आरएनए वर्ल्ड की, तो आरएनए वर्ल्ड की बात कर लो। तो आरएनए वर्ल्ड में कुछ खास नहीं है। पहले लोग मानते थे कि आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में है भी, जैसे वायरसेस में, और टोबैको मोज़ेक वायरस में, प्लांट में नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल अगर हम कहें तो वो कौन है? आरएनए। बट सेकेंड जेनेटिक मटेरियल एंड मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए। चलो भाई रेप्लिकेशन की बात आ जाओ। रेप्लिकेशन मतलब कहाँ होगा? डीएनए में होगा। अब आरएनए की बात भूल जाओ पूरी, ठीक। तो डीएनए के अंदर क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन वाटसन और क्रिक ने समझाया, जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बनती है। इन्होंने कहा एक कॉपी बनती है भाई, ठीक। कैसे बनती है ये चलो बताते हैं। सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पर आ जाओ। चलो चलो अच्छा, इसमें एक बात अच्छा अभी और जान लो आप लोग। वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ओके। और यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और रेप्लिकेशन में क्या होते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, ठीक। तो ये बात यहाँ पे डिटेल में नहीं, अगर आगे होगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर से जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है। तो ई कोलाई इन्होंने फिर से लिया, और मेजल्सन और स्थाल का एक्सपेरिमेंट है 1958 में इन्होंने किया था, ठीक। और इन्होंने कौन कौन से अपने एक्सपेरिमेंट में केमिकल्स लिए? तो इन्होंने जो है हेवी नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन 15, नॉट रेडियो एक्टिव, हेवी नाइट्रोजन लिया था, ठीक है। और साथ में इन्होंने सीजियम क्लोराइड लिया था, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना कि रेडियो आइसोटोप नहीं है, ये क्या है? हेवी नाइट्रोजन है। फिर इन्होंने क्या किया? चलो सीधे हम एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डीएनए को जो है, डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो 15 ले लिया, ठीक है। एक स्ट्रैंड में इन्होंने 15 ले लिया, और एक स्ट्रैंड में इन्होंने क्या लिया? नाइट्रोजन 14 ले लिया, हल्का वाला, ठीक। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, ठीक, या मतलब उसके अंदर म्यूटेट करा दिया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है 20 मिनट, फिर 40 मिनट, है ना, क्योंकि 20 मिनट में बैक्टीरिया जो है सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक। तो इन्होंने एक हाइब्रिड वाला केस देखा 20 मिनट बाद, और एक नॉर्मल वाला देखा, ठीक है। और इसके बाद जो है देखो 14 वाला डीएनए भी मिल रहा है आधा, और आधा जो है डीएनए 15 वाला भी मिल रहा है। हुआ क्या? इन्होंने 15 वाला नाइट्रोजन डीएनए का बैक्टीरिया बनाया, और उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज कराया, और उसके बाद इन्होंने जो है एन डीएनए 15 और 14 दोनों टाइप का डीएनए प्राप्त किया। तो मतलब ये है कि 14 वाला डीएनए भी बचा रह गया, 15 वाला भी बचा रह गया। तो ट्रांसफर होता है डीएनए, लेकिन सेमी कंजर्वेटिवली। मतलब ये कि पेरेंट के कैरेक्टर भी रहेंगे और नए लक्षण भी आएंगे, ये कहानी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है। तो मेजल्सन स्थाल का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने नाइट्रोजन 15 और सीजियम क्लोराइड लिया था, ठीक है, ध्यान रखना। मशीनरी एंड द एंजाइम्स, चलो आगे आ गया भाई ओकाजाकी फ्रेगमेंट वगैरह रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने ई कोलाई पे ही सारे एक्सपेरिमेंट हुए, देख लो। तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए को बनाने में मदद करता है। दो स्ट्रैंड होते हैं जिनकी पोलैरिटी, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। एक पोलैरिटी 5' to 3', और उसे कॉन्टिन्यूस कहेंगे। और एक पोलैरिटी होगी 3' to 5', मतलब उल्टा। जैसे एक स्ट्रैंड 5' से 3', तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री इधर हो जाएगा 3', इधर हो जाएगा 5', ठीक है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम इन्होंने यूज किया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई आपने शब्द एक सुना होगा, बैक्टीरिया के अंदर होता है ना, वहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। चलो देख लेते हैं फटाक से, इधर आ जाओ।
देखो एक स्ट्रैंड क्या है, 3' to 5' कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, और 3' से 5' इधर देखो, है ना, ये देखो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इधर से अगर पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ोगे नीचे से, तो क्या मिलेगा, 3' to 5' एक स्ट्रैंड है जो कि कॉन्टिन्यूस है। देखो नया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बन रहा है, ठीक। और उल्टा आओगे तो नीचे से ही अगर पढ़ोगे तो 5' to 3' है, जो राइट साइड वाला है। और ये देखो डिसकॉन्टिन्यूस है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डीएनए जुड़ रहा है। और जो यहाँ एंजाइम है वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। और ये सब सेल साइकिल की इस फेज में चलता है, ये पूरी कहानी आप लोगों को पता है। अब आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन पे। तो डीएनए से डीएनए हमने बना लिया भाई, सेंट्रल डॉगमा पढ़ रहे हैं, डीएनए से क्या बना लिया, डीएनए, डीएनए से डीएनए बना लिया। अब इसके बाद आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अब डीएनए से हम क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। तो आरएनए कैसे बनता है ये जान लो, बस जल्दी जल्दी से बातें सारी जान लो। इतना जल्दी समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सब डिटेल में पढ़ने वाली बातें होती हैं यार। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, एक प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, टर्मिनेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोडॉन होते हैं। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ये देखो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर करेगा, आरएनए बनाएगा। पॉलीमरेज मतलब पॉली बना देना, बहुत सारे बना देना, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, 5' to 3' काम करेगा, है ना। तो 3' to 5' इधर देखो टेम्पलेट है, और इसके बाद एक कोडिंग स्ट्रैंड होगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। बस ये कर देना कि जहाँ टी है वहाँ यू कर देना, बस यूरेसिल बनाना है, ठीक है। तो एक कोड करेगा, एक टेम्पलेट देगा, ठीक है, और उससे बन जाएगा आरएनए। तो ये वाली जो लेफ्ट साइड है प्रमोटर है, इधर वाला टर्मिनेटर है, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और कोडिंग और टेम्पलेट जीन होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, ठीक। तो अब देखो कैसे बनता है, यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ डीएनए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बाकी सब बेकार चीज़ें हैं, बहुत सा लिखा हुआ है। अच्छा एक बात ये जान लो, सिस्ट्रॉन ग्रुप ऑफ जीन जो होता है उसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन है उन्हें हम सिस्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो है यूकैरियोट्स होते हैं, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन जो हैं स्प्लाइसिंग कराते हैं, डीएनए को काटने जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, 3 स्टेप यहाँ भी हैं भाई, एक इनिशिएशन होगा, एक इलोंगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। प्रमोटर साइड में जो है सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक। और ये सिग्मा फैक्टर जो है आगे बढ़ता चला जाता है और नया आरएनए बनता चला जाता है। फिर आगे आपको लास्ट में क्या मिलेगा, रो फैक्टर मिलेगा। और ये जो रो फैक्टर है यही क्या है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है। वैसे ही सिग्मा वाला भी बाइंड करता है, लेकिन जो सिग्मा है वो स्टार्टिंग कराता है, ठीक, आरएनए बनाने की। और जो रो फैक्टर है ये क्या करता है, क्लोजिंग कराता है, टर्मिनेशन कराता है। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक। चलो अगली कहानी। अब देखो हुआ क्या, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने बता दिया है सब पढ़ लेना, ठीक है, ज़रूरत होगी तो, जितना बता दें उतना पढ़ लो, बहुत है। इसके बाद आ जाओ कैपिंग, ठीक। अब होता क्या है यार, जो नया आरएनए बन करके आया है ना, वो कमज़ोर आरएनए है, वो क्या है, इमेच्योर आरएनए है। तो उसको क्या करना है आपको, कैपिंग करा देनी है, ठीक है, टेलिंग होगी, कैपिंग होगी, फिर वो क्या हो जाएगा, मेच्योर आरएनए हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैच्योरेशन कराने के लिए हम क्या कराते हैं बेटा, कैपिंग कराते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोटिक की कहानी है, ठीक। चलो आ जाओ आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, अब टाइप्स ऑफ आरएनए अलग अलग टाइप के होते हैं, और बहुत डिटेल में मत जाना तुम लोग, क्योंकि ये सब याद वाद नहीं होते हैं। फुल फॉर्म याद कर लो, टी आरएनए ट्रांसफर आरएनए, 5SR आरएनए, SN आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, है ना, और HN आरएनए हेट्रोजीनस आरएनए न्यूक्लियर आरएनए। तो स्प्लाइसिंग हो गया, कैपिंग हो गया, टेलिंग हो गया, मैच्योर आरएनए आ गया, ठीक है। तो आरएनए वर्ल्ड हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों की कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो हमको कॉल कर लेना, हम फिर से समझा देंगे आपको, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, सॉरी जेनेटिक कोड पे आ जाओ। तो जेनेटिक कोड जो है, जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने बताया
कि भाई जो है 20 अमीनो एसिड है ना, और उनको कोई अलग अलग जेनेटिक मटेरियल या बेस पेयर्स जो हैं वो कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को। और इसके बाद इन्होंने कहा ये सब ट्रिपलेट फॉर्मेट में होता है। तो टोटल कोड कितने होंगे? 64 कोड होंगे। ठीक, इस बात को प्रूफ कर दिया हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना। ये तो भाई अपने यहाँ के लग रहे हैं नहीं। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया, इन्होंने कहा कि कोडॉन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट ही होते हैं। क्लियर। इसके बाद मार्शल नरेनबर्ग ने पता लगाया, एक एंजाइम इन्होंने यूज किया प्रोटीन बनाने के लिए, और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर जो हैं ये बनाए थे खुराना साहब ने। ठीक है। और इसके बाद जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेब्रो ओकोवा एंजाइम होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए में, आरएनए को बनाने में मदद करता है। ठीक है। और इन्होंने एक चेकर बोर्ड लिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। किसने? नरेनबर्ग ने। और इन्होंने बताया इस तरीके से। अब इतना सब नहीं पढ़ना है, देख के डर जाओ, ये सब तुम्हारे पढ़ने का नहीं है भाई इतना सब कुछ। ठीक है, अब मेन मेन बातें जान लो, इस रिसर्च करना तब पढ़ना। ठीक है, कुछ मेन मेन बातें हम बता देंगे बस। द कोडॉन इज ट्रिपलेट। तो 61 कोडॉन जो हैं अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 कोडॉन जो हैं अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इनके अंदर डीजेनरेसी की कैपेसिटी होती है। भाई ये याद कर लो, क्या है डिटेल ना जाओ। ठीक है, यूनिवर्सल होते हैं कोडॉन जो होते हैं, वो सारे यूनिवर्सल होते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। अब लो, हम कहते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, वो कहते हैं उस कास्ट के हैं। प्लांट देखो चाहे बैक्टीरिया देखो, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके सब तो एक ही जैसे हो यार। क्योंकि सबके अंदर कोडॉन देखो सेम सेम है। तो यूनिवर्सल होते हैं भैया, बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग एंड लार्ज एनिमल्स ऑल्सो। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो फिनाइल एलेनिन जो है वो देखो यू 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 3 बार ट्रिपलेट जो है ये शो कर रहा है ना। प्रोटोजोआ में कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, AUG क्या है? मिथियोनिन है। और इनहिबिटर कोडॉन की तरह यहाँ पे ये यूज किया जाता है। इनहिबिटर नहीं, इनिशिएटर, सॉरी, इनिशिएटर। ठीक है, इनिशिएटर कोडॉन की तरीके से यूज होता है। और उवा वाग उगा ये टर्मिनेटर हैं भैया, तीनों को याद कर लो। उवा, वाग और उगा। ठीक है, ये 3 होते हैं। क्लियर। और ये 3 के तीनों जो है टर्मिनेटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एग्जाम में आएगा इस बार, देख लेना। इसके बाद जाता हूँ म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड्स में होता क्या है, थोड़े बहुत म्यूटेशन होते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से सिकल सेल हो गई है, और उसकी वजह से खून की क्वालिटी देखो खराब हो गई, नहीं तो सिकल सेव्ड हो गई। तो म्यूटेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। म्यूटेशन हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन। कोई चीज़ डिलीट हो जाए, है ना, बेस पेयर कोई डिलीट हो जाए या शिफ्ट हो जाए, है ना, तो अलग अलग तरह से होता है। tRNA एंड एडाप्टर मॉलिक्यूल, ये जान लो। अब प्रोटीन बनाना सीखने जा रहे हैं हम। तो देखो, फ्रांसिस क्रिक ने बहुत ही जल्द बता दिया कि प्रोटीन भी बनती है। कैसे? डीएनए के माध्यम से। तो देखो, हमने आरएनए बनाना सीख लिया, डीएनए से आरएनए बनाना सीख लिया, अब आरएनए से प्रोटीन बनाना सीखेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो है क्लोवर लीफ लाइक एक अमीनो एसिड होती है, आरएनए का एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है, जो क्या करता है, कोडॉन रखता है, एंटी कोडॉन रखता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड रखता है, इनिशिएटर टीआरएनए का एंड होता है। ठीक है, ये सब बातें एक जो है आइडेंटिकल एडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए में होती है। अब इससे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी। ठीक, तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से एक मैसेंजर आरएनए जो कि न्यूक्लियस है, यहाँ से मैसेज लेकर के आया, इसने कहा कि भाई इस तरह की प्रोटीन बनानी है, इसके पास कोडॉन होते हैं। ठीक, और जो टीआरएनए इसके पास क्या होंगे, एंटी कोडॉन होंगे। ठीक, इन एंटी कोडॉन की मदद से ये आएगा, ये पढ़ लेगा। ठीक, और इसके बाद जो है ये टीआरएनए कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक, और वहाँ पे जाकर के ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा।
ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहाँ कहेगा राइबोसोम वगैरह से, चलो भाई प्रोटीन बनाओ, तुम तो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हो। ठीक है, तो इस वजह से प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ में आ गई बात। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, याद कर लेना। एयूजी कौन है? स्टार्टर कोडान है ना। उवा उगा उवा क्या है? टर्मिनेटर कोडान है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है? ब्रॉड टर्म है, लेकिन हम सिंपल करके पढ़ाएंगे। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशन लेवल। भाई किसी भी लक्षण को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो प्रोटीन होनी चाहिए उसके अंदर। तो अगर प्रोटीन है तो वो क्या होगा? लक्षण एक्सप्रेस होगा, वरना नहीं एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन मॉडल हम आपको कल पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है भाई, ये समझना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक, तो पूरी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के साथ कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, ये सारी डिटेल हम आपको कल कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।